हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले ही मैं बता चुका हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या चीज़ कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो सभी चैप्टर को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, बट ये अलग टाइप का पार्ट्स होगा। पहले बता चुका था मैं, अगर 3 पार्ट है तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन होगा, भौतिक रासायनिक गुण होंगे। दूसरा उसका बॉडी पार्ट होगा जिसमें पूरा का पूरा महत्वपूर्ण मोस्ट टाइम की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। थर्ड उसका कंक्लूजन होगा जिसमें हम उसका जो है उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बनाने की अगर प्रयोगशाला विधि है, यदि कोई बनाने की विधि है तो उनको पढ़ेंगे, है ना। तो उसी प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। तो इसको मैं 4 भाग में आपको पढ़ाऊंगा। पहले बता दे रहा हूं 4 भाग में मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी जो है बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अध्याय 12 चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 में हमारे डियर स्टूडेंट चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डियर एल्कोहल और फिनॉल। फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको एल्कोहल और फिनॉल का जो है क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा, क्या है इसका आईयूपीएसी नेम, इसका साधारण नाम, इसकी भौतिक और रासायनिक गुण, जिसमें भौतिक रासायनिक गुण महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। भौतिक रासायनिक गुण में हम देखेंगे इसकी अम्लीयता और इसका विलीयता, इसका क्वथनांक, जो कि कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में। एल्कोहल और फिनॉल का अंतर देखेंगे वहीं पे, तो ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में इसी का बॉडी पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इसका जो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हम इसको बनाने का, मुझे पता है एनसीईआरटी में बनाने की विधि को पहले दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं की, ठीक है, लेकिन मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ओके। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पूरा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे क्या चीज, उसका बनाने की विधि एवं उपयोग, और फोर्थ में पूरा ईथर को हम लोग आईयूपीएसी नाम से लेकर के पूरा उपयोग तक कंप्लीट कर देंगे एक ही पार्ट में ईथर को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द एल्कोहल एंड फिनॉल्स, ठीक है। तो एल्कोहल और फिनॉल्स क्या होती है, हम सबको पता है कि ये जो होता है OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी समूह, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा जो है एल्केन और एल्कोहल को एल्कोहल फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन, पढ़ लिए होंगे। तो आपको मैं वहां पे थोड़ा सा बता दिया था कि एल्केन क्या होता है मेरे भाई, का हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एल्काइन क्या होता है, आपका, ठीक है, एरिन्स क्या होते हैं, वो सब चीज मैं बता चुका हूं। तो अब हम लोग उस चीज को चर्चा वापस से नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह है। जब यह हाइड्रोक्सी समूह डियर स्टूडेंट एल्केन के साथ लगता है, किसके साथ? एल्केन के साथ लगता है मेरे भाई। एल्केन के साथ जब यह हाइड्रोक्सी समूह लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल या एल्केनॉल। क्या बोलते हैं? एल्केनॉल। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल या एल्केनॉल। मैं आईयूपीएसी और साधारण नाम की बात नहीं कर रहा। जब ये हाइड्रोक्सी समूह किसी एल्केन के साथ लगता है तब हम उसको एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। और जब वही एरिन समूह के साथ लगता है, कौन? हाइड्रोक्सी समूह जब एरिन समूह के साथ लगता है तब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिनॉल कह देते हैं। बोल दीजिए क्या, फिनॉल कहा जाता है। उस यौगिक को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर यौगिक को फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या भाई, ये है हमारा क्या चीज, एल्केन, CnH2n+2, यह है एल्केन का रासायनिक सूत्र, जिसकी मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह वगैरह आप सबको पता है। तो एल्कोहल का निर्माण होता कैसे है? एल्कोहल का निर्माण होता है जब किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या एक हाइड्रोजन का या समान हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन समान हाइड्रोक्सी समूह द्वारा होता है,
तब जाकर के हमारा एल्कोहल का निर्माण होता है। जस्ट लाइक अ डियर स्टूडेंट, यहां मैं जो है क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और एक OH समूह का जोड़ देता हूं। ये देखिए, इस चीज को समझिए, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक OH समूह जुड़ रहा है, तो इस हाइड्रोजन की संख्या में से क्या कर देंगे हम लोग, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, 2n+1 और ये हो जाएगा OH। तो दैट इज आपका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स। समझ में आया है? ये चीज है। अब हम सब जानते हैं एल्कोहल को हम लोग एल्केन को हम लोग RH से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से? RH से प्रदर्शित किया जाता है। और H को अगर मैं निकाल दूं तो यह R बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोला जाता है। तो हम सबको पता है एक हाइड्रोजन निकलने से एल्किल समूह बन रहा है। तो ये वाला जो समूह है एल्किल समूह, ये क्या है? एल्किल समूह है। तो मैं एल्कोहल या फिनॉल को फिर से पुनः किस रूप में लिख सकता हूं? ROH के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ROH दैट इज एल्कोहल या एल्केनॉल। दैट इज क्लियर ना? आप लोग नोट करते जाइएगा, पहले सुन लो अच्छे से, उसके बाद नोट कर लेना भाई, ठीक है। एरिन जो होता है मेरे भाई, एरिन, तो एरिन सबको पता है। एरिन या एरोमेटिक यौगिक, जैसे एल्केन होता है ना, वैसे एरोमेटिक यौगिक होता है। तो एरोमेटिक की विशेषता ये होती है उसमें गंध पाया जाता है, चक्रीय होता है, गंध पाया जाता है, और उनमें जो बंध होते हैं, कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, वो दैट इज क्या होते हैं? आपके असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। और उनमें गंध पाया जाता है। गंध को हम लोग ग्रीक भाषा में एरोम बोलते हैं, इस कारण इसको एरोमेटिक कहा जाता है। और एरोमेटिक को हम लोग जो है एरिन भी कहते हैं। तो एरिन में क्या होता है आपका C6H6, एक बेंजीन ही ले लेते हैं सामान्य सा, ठीक है, एरोमेटिक। तो इसके एरोमेटिक में डियर स्टूडेंट, एरोमेटिक को हम लोग ए से डिस्को करते हैं, AR से, ठीक है। तो एरोमेटिक में क्या होगा? एरोमेटिक में होगा एक हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन एक एल्कोहल समूह द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, एल्कोहल समूह नहीं, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाएगा। तो इससे C6H5OH बन जाएगा, ठीक है। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? AROH से प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार, ठीक है, एरिन को। तो ये है हमारा क्या चीज? फिनॉल। व्हाट? फिनॉल नहीं है लेकिन वो हमारा क्या है? एरोमेटिक एल्कोहल है, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें सबसे फेमस जो हमारा होता है वो होता है क्या चीज? फिनॉल। तो फिनॉल कैसे बनता है? बेंजीन में, ये बेंजीन है, हर एक कार्बन के साथ क्या रहता है? एक हाइड्रोजन संलग्न रहता है, सबको पता है, हर एक कार्बन के साथ। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम लोग किससे कर देंगे? एक OH समूह से कर देंगे। तो हमें जो संरचना मिलेगी, जो संरचना प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से, वो हमारा क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसके जगह क्या लग जाएगा? OH समूह आकर के जुड़ जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया? ये हो गया बेसिक इसकी जानकारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या चीज? साधारण नाम और IUPAC नाम। एल्कोहल का साधारण एवं IUPAC नाम, IUPAC नाम करें। तो साधारण नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा, आप साधारण नाम लिखते समय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है? पहले एल्किल समूह को प्राथमिकता देनी। किसको? एल्किल समूह को। एल्किल समूह लिखने के पश्चात, एल्किल के पश्चात आपको जोड़ देना है क्या चीज? एल्कोहल, ठीक है। और IUPAC नाम लिखते समय आपको क्या करना है? पहले लिख देना है आपका एल्केन, उसके बाद जोड़ देना है आपको ऑल, ठीक है। ये है हमारा IUPAC और साधारण नाम लिखने का तरीका। भाई अगर IUPAC और साधारण नाम जानना चाहते हो, IUPAC नेम लिखने का तरीका जानना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, ठीक है। पूरा आपको जो है IUPAC नाम का एकदम बहुत बड़ा क्लास मिलेगा, A to Z, चाहे वो साइकिल में हो, ठीक है, चाहे वो आपका चेन के फॉर्म में हो, कितनों ब्रांचेस निकले रहे हो, कितनों प्रतिस्थापी जुड़े रहे हो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको एकदम डीपली, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो जस्ट लाइक का हम लोग देख लेते हैं
ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या साधारण नाम बीच में रख देता हूं मैं, और इधर रख देते हैं IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, और है रासायनिक सूत्र, ये है। तो इसका नाम कैसे करोगे? साधारण नाम लिखते समय पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। तो एल्किल समूह क्या है? मेथिल है, तो ये हो जाएगा मेथिल। ठीक है, और इसके बाद एल्कोहल, मेथिल के बाद क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल जोड़ देंगे। और इसका अगर आप IUPAC नाम लिख रहे हैं तो पहले इसका एल्केन समूह का नाम लिखेंगे, क्या है? मेथेन। क्या है? मेथेन। और उसके बाद ऑल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। इसी प्रकार CH3CH2OH का नामकरण करना है तो ये हो जाएगा एथिल, और हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेन के बाद ऑल जोड़ देंगे, एथेनॉल। इसी प्रकार अगर हम देखें C2CH3CH2OH देखें तो ये हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, और ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है डियर, इतना चीज समझ में आ गया। आप बोलोगे कि सर कुछ डिफरेंट टाइप का बताइए, अभी बताते हैं आपको अभी बताते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिएगा। इतना हो गया, सबको क्लियर है? चलो मिटाते हैं भाई। अब देखो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण किस चीज का? एल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर वर्गीकरण है? तो उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर वर्गीकरण, हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो कुछ मेन जो है मैं उसको समझा देता हूं ताकि उनका, इसलिए हम इस सब चीज को पढ़ रहे हैं, ये जनरली नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, उनमें इनका उपयोग होगा। तो फिर सोचोगे कि सर ये क्या है, इसका क्या नाम है, तो इसलिए इन सब चीजों को पढ़ लो, रिवीजन हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट, पहला हमारा है मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसमें एक मोनो, पहला नंबर है हमारा जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो। ओके, और इसका एग्जांपल है जैसे कि आपका CH3CH2OH, क्या है ये? तो इसका नाम हो जाएगा, एक पहली बात है कि मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग IUPAC नाम की बात करें तो एथेनॉल, और सिंपल साधारण नाम की बात करें तो एथिल एल्कोहल, सबको पता है। दूसरा जो आता है वो आता है जब दो ठो, क्या हो? जब दो हमारा हाइड्रोक्सी समूह, कितना? दो, तो इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और इसका एग्जांपल है जैसे कि ये है आपका, देखिए OH, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकॉल अगर हम इसका IUPAC नाम की बात करेंगे तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, दो ठो है। ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड है, संतृप्त है। इन सब चीजों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, IUPAC नाम वाले में जाकर के देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर आप इधर से नामांकन करो चाहे इधर से, एक करो चाहे दो दो, इसको एक दो चाहे दो दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1 2 1 2 8 1 in diol, 8 1 in 1 to diol, 1 to diol। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 वाला देखें, अगर 3 हाइड्रोक्सी वाला देखें, ठीक है, तो ट्राई, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, 3 ठो रहता है, CH, तीनों में क्या जुड़ा रहेगा? OH 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 जुड़ा रहता है, इस प्रकार से। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 1 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, 1 2 2 4 हो जाएगा। तो इसका नाम है ग्लाइसरॉल, ग्लिसरॉल, क्या है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई? तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 1 2 3, या ऐसा बोल सकते हो 1 2 3, इधर से भी नाम करो, इधर से करो चाहे इधर से करो, 1 2 3, सॉरी, ये हो जाएगा
प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो इसका नाम करना है। इसी प्रकार और हम एक वर्गीकरण देखते हैं छोटा सा डियर स्टूडेंट, वो है क्या चीज, कार्बन जुड़े हुए जिस हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये देखिए ये, और इससे ये जो है हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्राथमिक कार्बन है। क्या है, प्राथमिक कार्बन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। अब इसमें जो जुड़ा हुआ है उसका नाम कर दोगे आप प्राथमिक मेथनॉल हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, प्राथमिक मेथिल एल्कोहल हो जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार यदि ये वाला जो कार्बन है वो अन्य एक कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, जैसे ये देखिए एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा, अगर दो से जुड़ा हुआ है, दो से इसको एक उससे जोड़ देते हैं हम लोग, CH3 से जोड़ देते हैं। चलिए, प्राथमिक एल्कोहल है ये, प्राथमिक क्या नाम हो जाएगा इसका, प्राथमिक एथिल एल्कोहल, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए एथिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका अगर मैं इसको CH3 नाम दे देता हूं, इसको भी CH3 नाम दे देता हूं, साधारण नाम क्या हो जाएगा बताइए ना, साधारण नाम हो जाएगा मेरे भाई प्रोपिल है। ठीक है, तो तृतीयक इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, क्योंकि दो ठो ये कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक है ये, तो द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसी को जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है हमारा टर्शरी, तो उसमें तीन तरफ से जो है ये किससे जुड़ा होता है, CH3 सपोज करो ये ऐसा है CH3 और ये है OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल में इसका नाम क्या हो जाएगा ये बताइए मुझे, 4 हुआ है इसलिए तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो गया साधारण नाम। लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग करोगे तो इधर से करेंगे हम लोग, ये देखिए तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ये जुड़ा हुआ है ना, 2 मेथिल, फिर प्रोपेन 2 ऑल, ये हो जाएगा IUPAC नाम। समझ में आ गया, तो इस प्रकार ये इसका वर्गीकरण है। चलो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक आपको होमवर्क दूं IUPAC नाम का। ठीक है, आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग बताइएगा मुझे, और अगर सीखना है भाई तो मैं बता रहा हूँ उस चीज को देख लो आप, IUPAC नाम वाला आपको कहीं पर भी जो है वीडियो मिल जाएगा, इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं। तो फिर आप लोग इसका जो है डिस्क्रिप्शन आपका कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, CH3 Cl 3 4 2 ये इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और चलिए इसको भी नाम बताइएगा आप लोग। इसका भी नाम बताना है आपको, कैसे नामकरण करना है ये सब चीज मैं सिखा चुका हूं, है ना, सबको पता है। इसका भी नाम बताइएगा। और CH2 4 हो गया, ये 3 4 हो गया ये। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूं आपको, हमें जब डबल बॉन्ड रहता है तो हमें उस डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी पड़ती है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी पड़ती है, ना कि क्रियात्मक समूह को। ठीक है, याद रखिएगा, क्रियात्मक समूह को वरीयता नहीं देते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। फिर किधर से आपको नामकरण करना है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक है। चलो इसका नाम बता देता हूं मैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमको इसको वरीयता देनी है, किस चीज को वरीयता देनी है, डबल बॉन्ड को। ठीक है, डबल बॉन्ड को वरीयता देने के बाद ऐसा हमको चैन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, यही दिख रहा है भाई लंबा। अब इधर से करें कि इधर से करें, तो दोनों तरफ से हमारा डबल बॉन्ड एक समान जगह पर है। अगर इधर से भी दूंगा तो एक होगा, इधर से भी दूंगा तो एक होगा, लेकिन इधर से क्रियात्मक समूह पहले आ रही है, तो मुझे इधर से नामकरण करना है 1 2 3 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका नाम कैसे करना है ये देखिए आप, नाम कैसे करना है भाई, 4 को है। ठीक है, तो ब्यूटेन ब्यूट 1 2 1 3 1 और 3 डाई इन 2 ऑल,
ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई इन टू ऑल, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आइपीसिन। इन दोनों का आप बताइएगा। एक आकर दे दें, एक आकर और दे दें, चलिए देते हैं आपको, एक आकर देते हैं। चलिए इसका नाम बताइएगा, ठीक है, इसका नाम बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो फिनॉल में सबको पता है, इसको हम लोग एरिल या फेनिल, एरिल या फेनिल, किसको C6H5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल या फेनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल या फेनिल समूह बोला जाता है। और जब इसके साथ OH अटैच रहता है तो सबसे सरलतम इसका जो है, जब OH अटैच रहता है तो सबसे सरलतम नाम जो होता है वो होता है फिनॉल। फिनॉल को ही हम लोग क्या करते हैं, वरीयता देते हैं, और उसी को वरीयता दे करके उसी को व्युत्पन्न मान के अन्य को जो है नामकरण किया जाता है। जस्ट लाइक अब इधर देखिए, ये क्या है, हमारा एक फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है, फिनॉल। और ध्यान रखिएगा इस फिनॉल को हम लोग C6H5OH भी लिख सकते हैं, मैं पहले बता चुका इस चीज को, है ना। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट ये देखिए हमारा OH, ये इसका क्या नाम है भाई, तो इसका नाम है डियर स्टूडेंट हमारा ऑर्थोमेथिल फिनॉल, ठीक है। एक दूसरा 1 2, तो ये 2 नंबर आ जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। और तीसरा इसका साधारण जो नाम है वो होता है हमारा आर्थो पर लगा हुआ है क्रिजोल। इसको याद रखिएगा, ये कई बार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्थोक्रिजोल। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट इसकी बात अगर मैं करूंगा, ठीक है, इसकी बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा। बस यहां लगा दीजिएगा मेटा, क्योंकि मेटा स्थान पर जुड़ा हुआ है, मेथिल फिनॉल, ठीक है। यह आ जाएगा तीसरा नंबर, 1 2 3, जहां क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है वहां से हम लोग नामकरण नंबर देना अंकन करना चालू करते हैं। तो हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा मेटा क्रिजोल हो जाएगा, क्रिजोल। इसी प्रकार आप पैरा को बना सकते हैं, ठीक है, पैरा को बना सकते हैं इस प्रकार से CH3OH, तो ये हो जाएगा हमारा पैरा मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल और पैरा क्रिजोल, ठीक है। इसी प्रकार और कुछ हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो कि काम आते हैं हमारा, ठीक है। ये देखिए OH NH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये कहां पे जुड़ा है, आर्थो पे जुड़ा हुआ है, तो आर्थो एमिनो, क्या नाम है, आर्थो एमिनो फिनॉल। मैं महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको करा रहा हूं आपको, ठीक है, आर्थो, और ये हो जाएगा दूसरा नंबर आ जाएगा, तो 2 एमिनो फिनॉल, ठीक है। ये इसी प्रकार हमारा और है डियर स्टूडेंट महत्वपूर्ण जो है आपका काम का चीज, वो है ये हाइड्रोजन समूह। अब उसके जगह में फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, आयोडीन रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आर्थो, अगर मैं मेटा में जनरली नहीं जुड़ता है, लेकिन समझने के लिए भी जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। और इसी प्रकार 4 ब्रोमोफिनॉल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लास्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, नाइट्रो OH NO2, तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई। इस प्रकार तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि ये ज्यादातर यूज होने वाले, ठीक है, हमारे फिनॉल्स हैं। इसके बाद इसी में एक और आता है डियर, क्या, जब यदि एल्डिहाइड और कीटोन और आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो, फिनॉल में क्या जुड़ा हुआ हो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ हो, तब हम उस कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह को वरीयता देते हैं और इसका नाम बदल जाता है। जैसे ये देखिए, सपोज करो यहां OH है और यहां क्या है हमारा COOH जुड़ गया है, तब इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तब हमारा इसका नाम हम करेंगे, यहां से 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोक्सी बेंजिल, क्या बेंजोइक है ना, सॉरी यार एक गलती हो रही है, क्या हमारा इधर से नाम नहीं,
ये तो यही रहेगा, सही है। ये 2 यहाँ आएगा क्योंकि नजदीक ये पड़ेगा ना भाई इधर से। ये प्रतिस्थापी समूह की भांति कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? प्रतिस्थापी समूह की भांति कार्य करता है। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, या आप लोग ये बोल सकते हो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसी प्रकार अगर मैं एल्डिहाइड के लिए बोलूं तो एल्डिहाइड का सबसे जो प्रमुख है डियर स्टूडेंट वो ये है CHO। तो आप इसको बोल सकते हो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है, तो इतना चीज थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, और इतना में हमारा ये बेसिक जो है यूपीएससी नेम वगैरह जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे क्रियात्मक जो है इसका जो है भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्रियात्मक समूह की संरचना एवं बंध। ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन जानना जरूरी है आपको थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। चलिए क्या चीज है देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह की संरचना एवं बंध। एल्कोहल इधर मैं लिख देता हूं, इधर फिनॉल का लिख देता हूं। ठीक है, फिनॉल का लिख देते हैं। एल्कोहल में डियर स्टूडेंट, एल्कोहल में जो हमारा R होता है मतलब एल्किल समूह, जैसे कि मेथनॉल है, तो इसमें या एथेनॉल है C2CH3CH2OH। ठीक है, तो इसमें जो R जो रहता है वह संतृप्त रहता है। संतृप्त इसलिए रहता है क्योंकि देख लीजिए आप सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो संतृप्त रहता है एवं इसके R जो है कार्बन परमाणु जो है sp3 संकरित अवस्था में रहता है एवं ऑक्सीजन भी क्या रहता है? sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। इसमें डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा जो है CO बंध लंबाई जो होती है, CO बंध लंबाई वह होती है आपका 142 पिकोमीटर। कितना होता है? 142 पिकोमीटर। अरे भैया ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? CH3OH हम ऐसा लिखते हैं, वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो ये जो बंध लंबाई होती है दैट इज 142 पिकोमीटर, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लिख देते हैं। पहले ऐसे लिखा करते थे, 9वीं 10वीं पढ़ते थे, 11वीं पढ़ते थे तो ऐसा लिखा करते थे, अच्छा लिखता है, ऐसे ही समझते हैं हम लोग। वास्तव में वो ऐसा रहता है और इसको ऐसा लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड लेवल में जब आप जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में तब ऐसा लिखना प्रारंभ करोगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो बंध लंबाई 142 पिकोमीटर होती है एवं इसकी जो शेप होती है डियर स्टूडेंट, शेप वो कैसी होती है? वी शेप होती है। कैसी होती है? वी शेप होती है, कुछ इस प्रकार से। और हमारे ऑक्सीजन पर क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो उसको क्या कर देता है? बेंड कर देता है। और जब ये sp3 संकरित अवस्था में है तो इसकी बंध लंबाई होनी चाहिए थी 109, बट यह 109 से क्या होती है? लेस देन होती है, कम होती है। 109 से क्या होती है? 109 से कम होती है। ये बॉन्ड एंगल जो है वह 109 से कम होती है, 109 ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना जानकारी आप इसके बारे में थोड़ा सा रखिएगा। इसी प्रकार हम जब फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में जो हमारा R होता है वह होता है असंतृप्त, क्योंकि सबको पता है मेरे भाई, सबको पता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये क्या चीज है जो हम रोल बनाते हैं, क्या चीज है? ये है कि नहीं? तो असंतृप्त अवस्था में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो कार्बन परमाणु पर जो संकरण पाया जाता है वो sp2 संकरण पाया जाता है। और मेरे भाई क्या होता है इसमें, और विशेष बात क्या होती है इसमें, जो ROH के मध्य जो बॉन्ड होता है, ठीक है, अब R तो नहीं है यहाँ, बट इसमें जो sp3 संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है, तो उसमें जो बंध कोण होती है, बॉन्ड कोण होती है, वो होता है हमारा 109। क्या होता है? 109। और कुछ बताना इसमें रह गया क्या?
कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो होती है 138 पिकोमीटर। ओके, तो इतना जानकारी आप रखिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन ज्यादा क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता का निर्धारण इस प्रकार से होता है कि देखो कैसे क्रियाशीलता का निर्धारण करते हैं। क्रियाशीलता का निर्धारण कौन करता है? OH समूह जो है वह R के साथ कितना क्लोज्ड अटैच है ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बंध की जो है बंध स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका क्या होता है, इसका बंध लंबाई और इसकी बंध लंबाई में अंतर देखिए। इसका बंध लंबाई है हमारा कितना, बंध लंबाई कितना होता है 140 पिकोमीटर होता है। तो इसका बंध लंबाई ज्यादा है और इसकी बंध लंबाई कम है। तो बंध लंबाई कम होने के कारण, बंध लंबाई कम क्यों है? क्योंकि इसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2Q मल्टीप्लाई L। L क्या है? बॉन्ड लेंथ होता है। ये वही है, फिजिक्स वाला ही है, चिंता मत करो। द्विध्रुव आघूर्ण तो ये L बंध लंबाई, तो बंध लंबाई कम हो गया इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण कम होने के कारण इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। क्योंकि बॉन्ड लंबाई कम है तो मेरे भाई उसको जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा, बंधित रहेगा, उसको तोड़ने में आपको ज्यादा कार्य करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और उसके साथ साथ मजे की बात ये रहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो ऑक्सीजन इसमें फिनॉल में, वह इनके साथ संयुग्मित रहता है। संयुग्मित डिलोकलाइज्ड रहता है। ठीक है, लोकलाइज्ड रहता है। तो उसके कारण अब उसका ऑक्सीजन जो है कहाँ रहता है, यहाँ पे घूमते रहता है, अतः वो क्लोजली बॉन्ड रहता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे और जानकारी। यहाँ एल्कोहल और फिनॉल के गुण। तो एल्कोहल और फिनॉल के जितने भी गुण होते हैं, रासायनिक हो चाहे भौतिक गुण हो, उस दो कारण से होते हैं। एक उसके एरिल एल्किल समूह से, एल्कोहल में एल्किल समूह होता है, फिनॉल में एरिल समूह होता है। ठीक है, और दूसरा उसके हाइड्रोक्सी समूह के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट है हमारा क्या चीज, क्वथनांक। तो आप लिख सकते हो एल्कोहल और फिनॉल के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में उच्च होता है। क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह संगुणित हो जाता है। संगुणित होने के कारण इनका क्वथनांक जो है उच्च होता है। कैसे? ऐसे, इधर देखो सब लोग, ये देखिए व्हाट इज दिस मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध। मैं आपको जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया था कौन है हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है भाई? जब दो प्रबल ऋण विद्युतियों के मध्य, दो प्रबल ऋण विद्युति है और उसके मध्य में जब हाइड्रोजन होता है तब वो क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही इसका क्वथनांक जो है संगुणित अवस्था में उच्च हो जाता है। क्योंकि इसके परमाणु आपस में क्या होते हैं, अभी हम लोग विलेयता भी बताएंगे। ठीक है, और द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने का कारण भी यही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जिसकी मैं पढ़ा थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मुझे अच्छे से याद है। कौन से चैप्टर में पढ़ाया था मैं आप लोगों को? जब हम लोग पढ़ रहे थे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, है ना। तो सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर जो है चतुष्परमाणु ठोस है जबकि ऑक्सीजन गैस है। यही कहीं पढ़ाया था मैं आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसकी, वो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जो है एल्कोहल हमारे किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, जब दो प्रबल ऋण विद्युति के मध्य, जब एक हाइड्रोजन होता है तो उन एक प्रबल धन विद्युति हाइड्रोजन होता है तो उनके मध्य एक बंध बन जाता है, अंतर आणविक बंध बन जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यही कारण है कि उसका जो है क्या बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप एल्कोहल का देखना चाहोगे डियर, तो एल्कोहल का भी आप बना सकते हो। ये देखिए इसमें क्या रहता है, OH रहता है कि नहीं रहता है, OH रहता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा हमारा O। ठीक है, और ये आगे बढ़ेगा, फिर H, फिर O, और ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से
ये लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए इस प्रकार से HO और ये आ जाएगा हमारा बेंजीन जो है आपका। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू जो है चलते रहता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है ये। और यही कारण है कि इसका क्वथनांक जो है क्या होता है हमारा, ठीक है, दो हो गया, चलो ठीक है रहने दो, ठीक है। तो क्या होता है, उच्च होता है एज रिस्पेक्ट टू हमारा ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात कर लेते हैं कि इसमें दोनों में ही यदि दोनों में CH2 में वृद्धि होती है, CH2 मतलब हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि सपोज करो ये देखिए, सपोज कीजिए ये है हमारा C2H5OH है कि नहीं। तो यही हमारा मेन क्या है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल मेन एल्कोहल तो यही है जिसको सब लोग जानते हैं, मेन तो यही है कि नहीं। लेकिन इसमें और ये इसमें जब CH2 की वृद्धि होगी, मतलब C2H5CH2OH, मतलब ये क्या बन गया, ये है एथिल एल्कोहल, ये क्या है प्रोपिल एल्कोहल है, एथेनॉल है, ये क्या है प्रोपेनॉल है। तो CH2 की वृद्धि हुई तब इसके क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे उसका क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमारा CH2 समूह जुड़ते जाएगा उसके क्वथनांक में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। एल्किल समूह जुड़ने से वृद्धि होती जाती है, एक बात। दूसरी बात, यदि डियर स्टूडेंट इसके शाखा में वृद्धि होती है, जैसे कि ये देखिए OH है, ठीक है, HCH3 है, मान लो यहाँ मैं और जोड़ दिया, दो तरीके से जोड़ दिया, इधर जुड़ेगा, देखिए इधर जुड़ेगा चैन, तो चैन जुड़ने के साथ साथ उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन शाखा में जुड़ने के साथ साथ उसके क्वथनांक में क्या होती है, कमी होती है। याद रखिएगा, रीजन क्या है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गिर जाता है। समझ आ गया। तो इतना चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी विलेयता। तो विलेयता देखते हैं डियर स्टूडेंट, या जल में विलेयता भी बोल सकते हो, विलेयता ना बोलकर क्या कर दें, जल में विलेयता। तो होता क्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे एल्कोहल एवं फिनॉल जल में विलेय है, किंतु केवल इसके निम्नतर अणु वाले एल्कोहल एवं फिनॉल ही जल के साथ विलेय है। जैसे जैसे अणु भार में वृद्धि होती है तो इसकी विलेयता घटने लगती है। और डेकेनॉल, डेकेन मतलब क्या, कौन सा हो गया, 10 है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन। तो डेकेनॉल ऑल लगा दीजिएगा, तो डेकेनॉल द्रव में अविलेय है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जैसे जैसे उसके अणुभार में वृद्धि होती है एल्कोहल के, ठीक है, अणुभार में वृद्धि होती है तो वह वैसे वैसे द्रव में विलेयता कम होने लगती है और निम्नतर अणुभार वाले एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। कैसे विलेय होते हैं, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ROH, व्हाट इज दिस, इट इज एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल है कि नहीं है, अरे भैया ROH एल्कोहल है कि नहीं है, ठीक। H2O हमारा जल है। तो देखिएगा अब कैसे इसमें बॉन्डिंग है, OH, व्हाट इज दिस, H2O, 1 2 O, ठीक है, H2O है, ये जल है, ये हो गया हमारा जल, और ऊपर हो गया क्या चीज, एल्कोहल, एल्कोहल। तो यहां मैं ये बताने जा रहा हूं आपको किस कारण इसमें विलेयता होती है, उसका रीजन है मेरे भाई ये, सॉरी ये थोड़ा सा शायद आई थिंक इज समथिंग इज रॉन्ग है, ये रहता है यार, ये रहेगा भाई, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाएगा कि R डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ दो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, दोनों ऑक्सीजन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है कि नहीं है, और ये हाइड्रोजन हमारे क्या है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। तो जब दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में एक धन विद्युतीय तत्व आता है तो, और हाइड्रोजन स्पेशली आता है, तब हम जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये एक अदृश्य अंतर आणविक जो है बॉन्ड है, अंतर आणविक बॉन्ड है, ये आपको दिखाई नहीं देता, मान के चलिए है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारा एल्कोहल है वो किसमें विलय हो जाता है, जल में विलय हो जाता है। अब इसको कंटिन्यू आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए H हो गया, O, ठीक, R, इसको ऊपर की ओर बना देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए ये R को ऊपर की ओर बनाइए, R को ऊपर की ओर बनाइए। इधर क्या है, इधर हमारा जो है कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू है इधर, है ना, कंटिन्यू है, टूटा नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे कंटिन्यू है, टूटा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये H
ठीक, फिर ऑक्सीजन ऐसा, ठीक, ये हाइड्रोजन, फिर हमारा कंटिन्यू H, ना मिस्टेक हो रहा है, ये देखो ROH, वेरी गुड, ठीक है, ओके, डबल बॉन्ड, वेरी गुड, सही है, एकदम सही। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, H हो गया, और हमारा AHO डबल, ये जल हो गया और ये अल्कोहल हो गया, वेरी गुड भाई, सही है यार। हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैसे हो गया, तो यहाँ पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये प्रबल ऋण विद्युती, ये प्रबल ऋण विद्युती और ये धन विद्युती, तो ये यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट बॉन्ड रहेगा। अब डबल बॉन्ड है, एकदम सही, ऑक्सीजन का 2 संतुष्ट हो गया, ठीक, यहाँ हमारा डबल नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा डियर, फिर से हमारा एक हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि ये ऋण विद्युती, ये ऋण विद्युती और ये धन विद्युती, ठीक है, इस प्रकार। अगेन फिर यहाँ हमारा आ जाएगा OR, फिर से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इस प्रकार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, द्विरागार है, चलता ही रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार आपको बताना है, ठीक है। और बताइएगा, ये भी बताइएगा कि जैसे जैसे हम इसके आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी वरीयता कम होने लगती है, अर्थात दो नोट, जैसे कि उसमें था CH2 में वृद्धि के साथ, मतलब ये मेथेनॉल है, तो ये आसानी से क्या होगा, हमारा जल में विलय होगा। ये एथेनॉल है, तो इसमें एथेनॉल होने के लिए क्या हुआ, इस CH3 में CH2 का वृद्धि हो तो एथेनॉल बना, तो यह भी विलय हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इस CH2 में और वृद्धि होती जाता है, ये प्रोपेनॉल हो गया, है ना, 2 बढ़ा दो और बढ़ा 2 तो प्रोपेनॉल हो गया, तो जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो वैसे वैसे उसका क्या होता है, विलयता कम होने लगती है। किंतु शाखा में वृद्धि के साथ, ये जस्ट क्या है, हमारा क्वथनांक से जस्ट उल्टा है, किंतु शाखा में वृद्धि के साथ उसकी विलयता क्या होती है, डियर स्टूडेंट, बढ़ती जाती है, शाखा में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये है ब्यूटेनॉल, अगर OH में जोड़ देता हूं, ब्यूटेनॉल है, इसको आप संतुलित कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, सबको आता है, ब्यूटेनॉल है। लेकिन यही ब्यूटेनॉल को मैं इस प्रकार बना देता हूं, चलो ये लीजिए, अरे भाई दोनों का सूत्र तो सेम रहेगा ना, ब्यूटेनॉल का C2H8, ये देखिए 3 2 2 2 OH, ठीक है, 2 4 6 6 3 9 9 OH, इसका भी वही होगा 3, और यहाँ हमारा आ जाएगा 2 1, और यहाँ मैं क्या जोड़ रहा हूँ, OH जोड़ रहा हूँ, तो 3 और 3 6 और 2 8, 1 9, सॉरी ये ठीक है। अब तो दोनों ही तो ब्यूटेनॉल है ना, दोनों ब्यूटेनॉल है, लेकिन ये जल में विलय होगा, ये क्या होगा, सॉरी जल में ये इसका कम विलय होगा रिस्पेक्ट टू इसके, ये ज्यादा विलय होगा, तो शाखा में वृद्धि के साथ विलयता बढ़ती है और चैन में वृद्धि के साथ विलयता घटती है, ये बताना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं। समझ में आ गया, जस्ट किसके विलय आपके क्वथनांक से उल्टा है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस डियर स्टूडेंट नहीं करते हैं, नेक्स्ट कल के क्लास में हम देखेंगे क्या चीज, मैं बता दिया ना, बॉडी पार्ट रहेगा कल का क्लास, एल्कोहल और फिनॉल का, मतलब वहां हम पढ़ेंगे जितने भी नेम रिएक्शन है और मोस्ट टाइप की जो है रासायनिक समीकरण है, वो सब किस में पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।